जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान विषय 2023 का अंशाल पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। अंक इसका है 824 ईओ। आइए बच्चों देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपका पेपर कुल 2 खंड में है। खंड आ जिसके 3 उपखंड, उपखंड का, उपखंड खा तथा उपखंड गा हैं, और दूसरा खंड बा है। इस खंड के भी 3 उपखंड हैं, उपखंड का, उपखंड खा तथा उपखंड गा हैं, जिसमें खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है जिसका वर्णन करना है, विस्तार करना है। इस प्रश्न पत्र में हम खंड आ तथा खंड बा के उपखंड खा तथा गा को सॉल्व करेंगे। तो चलिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न का उपखंड खा को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न है, अर्थात 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्न उपखंड का के हैं जो भौतिक विज्ञान से हैं, लेकिन हम यहाँ पर उपखंड खा तथा उपखंड गा को सॉल्व करेंगे, जिसमें उपखंड खा रसायन विज्ञान से प्रश्न होता है और उपखंड गा जीव विज्ञान से होता है। तो हम उपखंड खा रसायन विज्ञान और उपखंड गा जीव विज्ञान को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न अर्थात इस प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न, तो प्रश्न है शुद्ध वायु है। ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है, पहला एक समांगी मिश्रण, बी धातुओं का मिश्रण, सी यौगिकों का मिश्रण, और डी दिया है उपर्युक्त कोई नहीं। तो बच्चों, दोस्तों, हमको पता है शुद्ध वायु है। तो शुद्ध वायु किसे कहते हैं? विभिन्न गैसों का मिश्रण ही वायु कहलाता है। तो हम आप जानते हैं विभिन्न गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है, अर्थात तो वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो उन गैसों के साथ अशुद्धियाँ भी होती हैं, जो धुंध के रूप में, कोहरे के रूप में, धुआं के रूप में हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण नहीं हो सकती। दूसरा मिला धातुओं का मिश्रण। भाई वायु जो होती है वो धातु तो हो नहीं सकती, ये सब अधातुओं में आ सकती हैं, लेकिन धातुएं नहीं हो सकती। आगे मिला यौगिकों का मिश्रण। तो वायु को देखेंगे तो वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। तो विभिन्न गैस में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो है नियान, आर्गन और नाइट्रोजन और अन्य प्रकार की गैसें हो सकती हैं जो एलिमेंट के रूप में, तत्व के रूप में पाई जाती हैं। तो ये यौगिक के रूप में नहीं पाई जाती। यौगिक के रूप में पाई जाएगी तो कोई यौगिक बनेगा, फिर आसमान से गिरेगा और आसमान से गिरेगा, आपके सर पे गिरेगा यौगिक बन के, सर आपका फट जाएगा। तो यह जो है शुद्ध वायु एक यौगिक का मिश्रण भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वह है इन सब में से कोई नहीं, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध वायु जो है वह उस शुद्ध वायु का जो ऑप्शन है, विकल्प है, वह उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ए है। अगला प्रश्न हमारा मिला एल्कीन है। एल्कीन है, इसमें ए ऑप्शन दिया है C3H6, बी दिया है C2H2, सी दिया है C3H8 और डी दिया है C4H10। तो बच्चों इसको हम ऐसे देख करके तो बता नहीं सकते कि एल्कीन का शुद्ध आंसर क्या है, सही आंसर क्या है। तो इसके लिए हमको एल्कीन का सूत्र आना चाहिए, और आप पढ़े हैं क्लास में कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH, यहाँ पर देखिए CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र है। आपको पता है एल्क प्लस इन, एल्क के साथ क्या होता है, जब इन लगाते हैं, और इन कब आता है, IPSC में आप पढ़े हैं क्लास 10th में क्या, कि एल्क प्लस इन कब आएगा, जहाँ पर युग्म बंध होगा, डबल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला कोई भी एल्क ले लें, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन,
डेक, अनडेक, ड्वाडेक, कोई भी एल्क रूट ले लीजिए, कोई भी एल्क ले लीजिए, उस एल्क के साथ जब एन लगाएंगे, और एन कब लगता है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, तो एन लगाएंगे तो सब क्या होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से सब हो जाएगा। और जब इसी एन को हटाएंगे, इन लगाएंगे, तो इन कब लगेगा, जब डबल बॉन्ड होगा। तो आपको पता है एल्कीन का जो सूत्र है वह CnH2n होता है। तो इस फार्मूले पर हम इनको रखेंगे, जो इस फार्मूले पर लागू होगा वही इस एल्कीन का सूत्र होगा, वही इस एल्कीन का सही आंसर होगा, उत्तर होगा। तो हम पहले इसको रख के देख लें। क्या रखें, यहाँ n जो दिया है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या है n तो हम इस पे रखें तो क्या मिलेगा, Cn अगर 3 रखेंगे तो C3H2 इंटू 3, 2 यहाँ था तो हम 2 यहाँ लिख दिए। n के स्थान पर हम n को बताए कि कार्बन परमाणु संख्या है, तो हम हर जगह n को 3 लिख दिए इस पे। अब देखें तो मिल जाएगा C3H6 मिला। अतः आपका सही आंसर पहला ए है। इस एल्कीन का सही आंसर, सही उत्तर C3H6 है। अब देखिए इसको और इसको अगर इस फार्मूले पर रखेंगे तो आएगा नहीं। चलिए रख के भी देख लेते हैं। अब क्या करें, यहाँ पर n कितना मानेंगे, यहाँ पर n कितना मानेंगे, इसके लिए 2 मानेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे C2H, 2 फार्मूले में है 2 इंटू 2, तो हो जाएगा C2H हो रहा, लेकिन यहाँ पर C2H2 है, तो इसका सही एल्कीन का सही आंसर ये नहीं है। इसी तरह से इसको रख दीजिए, इसी तरह से इसको रख देंगे तो आएगा नहीं। तो जो पहला आया ये इसका सही आंसर, एल्कीन का सही आंसर जो है, सही उत्तर C3H6 है। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो बच्चों, दोस्तों, आपको पता है, आप ऐसे याद करते हैं क्या कि जो हमारा जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, वह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अगर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होगा तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। और उदासीन जो होता है उसका pH मान सदैव 7 होता है, 7 होता है। तो इसमें तो हमको ढूंढना नहीं है, आंख बंद करके टिक लगा देना है क्या, शुद्ध जल का pH मान 7 है। इसका सही आंसर C है, 7 है। यहाँ पर 8, 9, 10 के बाद सीधा 12वां प्रश्न दे दिया है। 13वां प्रश्न यहाँ पर लिखा नहीं गया है। इसके पीछे कारण है कि आपका जो ये सेट 824 EO है, यहाँ पर 2023 824 EO का जो सेट है, इस सेट के उपखंड खंड आ का उपखंड खा में देखें तो यहाँ का जो 11वां प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर स्टार लगा है। यहाँ पर ये दिया है कि इस स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर अथवा टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से 11वां को हम हटा करके सीधा 12वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में, सुमेलन मतलब मिलान करना है, कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। तो यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। कॉलम ए में पहला विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी ब्लीचिंग पाउडर। कॉलम बी में दिया गया है साबुन का निर्माण, दूसरा मूर्ति का निर्माण, तीसरा कीटाणुनाशक प्रतिजीवाणु के रूप में, और चौथा प्रतिअम्ल। तो इस कॉलम ए का कॉलम बी से सुमेल कराना है, मिलान कराना है। तो देखिए यहाँ पर सुमेल का सही सेट भी दिया है। तो इसमें से आपको बताना है कि ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है। तो हम पहले इसको देखें, तब हम इसके आंसर को पाएंगे ना।
तो हम पहले इसमें देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप पढ़े हैं, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके निर्माण की विधियां पढ़े, इसके रासायनिक समीकरण को पढ़े हम आप, और इसके अणुसूत्र को पढ़े, सब कुछ पढ़े। उसके बाद हम चले आए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर। तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उसमें मिला था कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। मूर्तियाँ जो आती नहीं है, ये मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। तो पहले का सुमेल किससे होगा? दूसरे से, मूर्ति निर्माण से। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है मूर्ति निर्माण से होता है। तो इसका तो हमको सुमेल मिल गया दूसरा, पहले का ए का दूसरा। कास्टिक सोडा को देखेंगे तो कास्टिक सोडा का उपयोग मिला था कहाँ? साबुन बनाने में। तो साबुन बनाने में तो हम इससे मिला देंगे, साबुन के निर्माण से। बी का हमको पहला मिल गया, ए का दूसरा, बी का पहला मिल गया। चलिए आगे, सी में सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आप जब पढ़े थे तो क्या मिला था उसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही है जब क्या होता है, पेट में बदहजमी होती है, अथवा भोजन का अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है, अथवा पेट मतलब अमाशय स्टोमक से है, अथवा जब इस अमाशय में भोजन की अम्लता बढ़ जाती है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट से एक सिरप लाते हैं, वह उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड रहता है और उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को दिया जाता है। तो यह क्या करता है, उस अम्लों के प्रति उसकी अम्लता को कम करने का कार्य करता है, अर्थात एक प्रति अम्ल का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वह क्या हो जाएगा, प्रति अम्ल से इसका सुमेल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। आगे ब्लीचिंग पाउडर बचा। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में, जिसे कीटाणु मतलब कीटाणुओं को नष्ट करने में, प्रतिजीवाणु दिया है, अर्थात बैक्टीरिया जीवाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमको पहले ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा मिल गया। तो इसमें से ए, बी, सी और डी जो चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से आपका सही विकल्प क्या मिल गया, ए वाला, पहले का दूसरा, बी का मतलब ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा, डी का क्या, तीसरा। तो इस 12वें प्रश्न का जो आपका, इस 12वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ये आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। यहाँ पर विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ऑप्शन बी H2SO4 का जलीय मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय विलयन, ऑप्शन सी दिया है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ऑप्शन डी ग्लूकोस दिया है, ग्लूकोस का जलीय विलयन C6H12O6 का दिया है जलीय विलयन। अब इसमें आपको बताना है कि मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। इसमें से मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे इनके जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 के जलीय विलयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन, ग्लूकोस के जलीय विलयन में जब मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो इनमें से कौन सा लाल होगा। तो आपको पता है ये जो मेथिल ऑरेंज है, इस मेथिल ऑरेंज का उपयोग एक सूचक के रूप में किया जाता है, एक इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। पढ़े ना इसको पढ़े हैं ना क्या, कि मेथिल ऑरेंज का उपयोग एक सूचक के रूप में अर्थात अम्लों तथा क्षारकों की पहचान कराने में किया जाता है, अम्लों तथा क्षारों की पहचान कराने में किया जाता है। तो यहाँ आपको पता है NaCl का जलीय विलयन है मतलब सोडियम क्लोराइड है, तो यह एक क्षार है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
ऑलरेडी इसको आपको पता है, नाम भी याद है, अम्ल है, KOH है, हाइड्रोक्साइड आयन है। आपको पता है कि जो जल में वियोजित हो करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और वे यौगिक जो जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये भी क्षार होगा और आपका ग्लूकोज ऑलरेडी क्षार है। तो अम्ल कौन सा है? अम्ल हमारा मिला H2SO4 है ना। तो यह जो अम्ल होगा, जब कोई अम्ल होगा, उस अम्ल को आप पढ़े हैं, आपको याद है कि कोई अम्ल है, उस अम्ल को जब मेथिल ऑरेंज के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, अगर उसका रंग जो है लाल हो जाता है तो वह कन्फर्म हो जाता है, इस मेथिल ऑरेंज से कन्फर्म हो जाता है कि वह विलयन कुछ और नहीं बल्कि क्या है, अम्ल है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है, ऑप्शन बी है, अर्थात विकल्प बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय विलयन है। आगे आपको मिला उपखंड गा। उपखंड खा जो था उसमें सब रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न मिल गए। अब उपखंड ग जो है इसमें आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो इसमें देखें एक चीज़ और यहाँ पर मिला, देखिए यहाँ पर उपखंड ख का 13 मिला, 14 यहाँ पर गायब है। तो आपको इसके पहले बताया वीडियो में कि जो NCERT से हटा दिए गए, NCERT पाठ्यक्रम से जो प्रश्न हटा दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम 14वें प्रश्न को काट दिए। 15वां उपखंड गा से मिला। आपका प्रश्न है, मेंडल प्रसिद्ध हैं, मेंडल जाने जाते हैं, किससे जाने जाते हैं, किस क्षेत्र से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है आनुवांशिकता के क्षेत्र में, DNA की खोज के लिए, ऑप्शन बी दिया है DNA की खोज के लिए, ऑप्शन सी दिया है सुजननिकी के लिए। सुजननिकी का मतलब होता है आनुवांशिकी। और अगला ऑप्शन डी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो किस क्षेत्र से जाने जाते हैं मेंडल, किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता है, आप पढ़े हैं ना मेंडल की आनुवांशिकता का नियम, या आनुवांशिकता, मेंडल का आनुवांशिकी नियम, या आप पढ़े हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको तो बताने की बात ही नहीं है। तो मेंडल किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका ए है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा वह विकल्प ए है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपका है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, आप पढ़े हैं शुक्राणु क्या है? एक मेल गैमिट है, नर युग्मक है। अब चले आइए कहाँ, मानव जनन तंत्र पर या मानव जनन पर चले आइए। मानव जनन में मानव के नर तथा मानव के मादा जननांगों का अध्ययन आप किए थे, जिसमें मानव का एक नर जननांग के रूप में क्या था, एक जोड़ी वृषण पाए गए थे। उस वृषण का कार्य क्या था कि लैंगिक संसर्गता की क्रिया के लिए या लैंगिक संसर्गता में क्या करना था, उस वृषण से, उस एक जोड़ी वृषण का कार्य जो था वह तरल चिपचिपे पदार्थ का श्रावण कर रहा था, निर्माण कर रहा था, जिसका नाम जो है उस तरल चिपचिपे पदार्थ का नाम क्या था, शुक्राणु था। ये अर्थात वृषण का कार्य लैंगिक संसर्गता की क्रिया में, वृषण का कार्य लैंगिक संसर्गता की क्रिया में शुक्राणुओं को बनाने में होता है। तो आपका जो आंसर है वह क्या है, तो शुक्राणुओं का जो निर्माण है वह कहाँ हुआ, आपका जो आंसर है वह ऑप्शन सी है, अर्थात विकल्प सी है, वृषण में होता है। प्रश्न है, कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती, कूपिका जिसे वायु कोष्ठिका कहा जाता है। तो आप अपने चैप्टर में पढ़े हैं, किसमें, श्वसन तंत्र में, या श्वसन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। अर्थात जो मुख्य श्वसन तंत्र हमारे शरीर में है वह क्या है, फेफड़ा है। तो आप फेफड़े में जो है बहुत पतली पतली जो है नालवत संरचना का अध्ययन किए थे, बहुत पतली पतली पाइप के आकार की संरचना का अध्ययन किए थे, जिसका नाम आप वायु कोष्ठिका रखे, जिसे कूपिका भी कहा जाता है।
और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जब आप श्वसन की क्रिया में अपने नासिका के नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और वह ऑक्सीजन सीधा जो है हमारे फेफड़े में इन्हीं वायु कोशिकाओं से जाता है। तो सीधी सी बात है, तो वायु कोशिका पाई जाती है, तो इसका सबसे सटीक आंसर मिल गया। क्या, कहाँ पाई गई? यकृत में, आमाशय में, जीभ में, कहाँ? फेफड़े में। तो आपका सही आंसर, सही विकल्प है फेफड़ों में। सही विकल्प है फेफड़ों में। तो 17वें प्रश्न का जो आंसर है, 17वें प्रश्न का जो विकल्प है वह है बी, फेफड़ों में। अगला प्रश्न आपका है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। जल के परिवहन हेतु, परिवहन मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए अपनी जड़ के मूल रोम के द्वारा मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करके जिन नलिकाओं द्वारा उस जल तथा खनिज पदार्थ को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, वह नलिका संवहनी नलिका कहलाती है अथवा जल के परिवहन को कराने वाली नलिका कहलाती है। तो आप पढ़े हैं, पौधों में इस जल तथा खनिज पदार्थ को पत्तियों तक पहुंचाने वाली जो नलिका होती है, ले जाने वाली जो नलिका होती है, उसका क्या नाम है? तो दो ही नलिका तो मिली थी, एक जाइलम मिला था, एक फ्लोएम मिला था। तो जाइलम है कि फ्लोएम है? याद आ गया ना? क्या था? जाइलम मिल गया। सही पढ़े हैं। तो इधर ऑप्शन ए दिया है फ्लोएम और इधर ऑप्शन डी दिया है जाइलम। बाकी बी और सी तो है नहीं। जब इतना हम बता दिए तो आपके दिमाग में दो नलिकाएं आ गई, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जो आपको पता है कि जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों को क्या करती है? पत्तियों तक पहुंचाती है। और पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जिन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती हैं अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स को बनाती हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को पौधों के जड़ तक लाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इस 18वें प्रश्न का पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जाइलम। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। रक्तदाब है, सामान्य रक्तदाब। तो आपको तो इसको पता है, आपको तो इसको याद करना ही पड़ता है। तो कितना है? 120 से 80, मतलब तो ऑप्शन बी 120 80 है। कार्डियोग्राफ से एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब मापने पर 120 80 आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 120 80 है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो हम आपको बताएं, यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया है। देखिए यहाँ भी स्टार लगा है, तो जिस प्रश्न पर स्टार लगा है वह प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिए गए हैं। लेकिन अब इसमें आया है तो इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका सीधा आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी है, राजेंद्र सिंह है। इस प्रश्न का सही आंसर राजेंद्र सिंह है। तो इस प्रकार खंड आ, जिसमें सब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस खंड आ का उपखंड खा, जिसमें रसायन विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए, और उपखंड गा, जिसमें जीव विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में आपको खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उपखंड खा, जिसमें सभी रसायन विज्ञान के वर्णनात्मक प्रश्नों को हम आप सॉल्व करेंगे, और उपखंड गा, जिसमें जीव विज्ञान के सभी वर्णनात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।